तो वहाँ जाके थोड़ा सा ये ह्यू एंड क्राई हो जाता है। जैसे कि अभी गोगोई साहब की जैसे विद इन 4 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट वो अभी राज्यसभा में नॉमिनेट हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी इशू काफ़ी हो रहा है। और मैंने बहुत सारे इस पे मटेरियल सर्च किया, देखा कि किन लोगों का क्या क्या व्यूज़ है। तो इस वीडियो में सारा तो नहीं, लेकिन मैं उसको बड़ा समरी टाइप में आपसे लोगों से डिस्कस करूँगा। तो ये जो स्लाइड है देखिए, इसमें 1958 में 14th रिपोर्ट जो आई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, इसमें इन्होंने बोला कि नहीं ये हालांकि कोई बार नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रेन रहना चाहिए। ये खुद कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन रहना चाहिए, लेकिन ये देखने में आया है कि ऐसा, लेकिन इसको कभी लागू किया नहीं गया, और लागू नहीं किया गया तो अपॉइंटमेंट होती रही, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, और ये सारा सब चलता रहा। तो अल्टीमेटली अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये सारा कैसे क्या हुआ है। अब आ जाइए 62 में ये जस्टिस बहरुल इस्लाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे ये। लेकिन इसमें खास बात, इनका केस क्या अलग है कि 1956 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो यानी अपनी अगर हिस्ट्री में देखें तो कुछ ऐसा भी है कि जो पहले पॉलिटिशियन थे और जज बने। हम बात अभी जो देख रहे हैं केसेस, वो क्या है कि पहले जज थे और फिर पॉलिटिशियन बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनका आई थिंक ये केस बिल्कुल अलग है। ये 62 और 68 में राज्यसभा में जाते हैं, और उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं। तो इनका केस मैं अलग मानता हूँ। 1979 में अगर आप जस्टिस हिदायतुल्ला को देखेंगे, तो जस्टिस हिदायतुल्ला साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो पहले क्या आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और तो काफ़ी गैप था इनका भी, 7-8 साल का, आप देख लीजिए। अब ये जो आपका 1998 का जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा साहब को कंपेयर किया जा रहा है अभी गोगोई साहब के साथ, एक्चुअली वो भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद वो 7 साल के बाद जाते हैं राज्यसभा में। तो कूलिंग पीरियड वो होता है कि जब आप रिटायर होते हो और उसके कितने देर के बाद आप कोई दूसरी अपॉइंटमेंट ज्वाइन करते हो, तो कूलिंग पीरियड ये है। 2014 का अगर हम देखें, सदाशिवम साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने केरला के गवर्नरशिप ज्वाइन किया। इस पर काफ़ी विवाद उठा था विद इन द रिटायरमेंट, और ऐसा ऐसा मतलब एक इम्प्रेशन गया लोगों के माइंड में, और पॉलिटिशियंस ने इसको बोला भी इंटरव्यू में कि उन्होंने अमित शाह साहब के अगेंस्ट जो FIR कटी हुई थी उसको क्वेश्चन किया था, तो ही वॉज रिवॉर्डेड विद द गवर्नरशिप। अब 2020 में गोगोई साहब का मैंने बता ही दिया, क्योंकि इन्होंने बड़े रफाल बाबरी मस्जिद केस, आपका ये इस तरह के इंपॉर्टेंट VVIP केस, और आपका NRC का केस भी इन्हीं के पास था, सबरीमाला वाला केस भी उस बेंच में भी ये थे, और ऐसा एलिगेशन लगा कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव की तरह कोर्ट चलाया। नेक्स्ट स्लाइड्स, ये ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी। अब इसमें इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट जजेस फॉर जॉब्स फॉर द जजेस, ये बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स इनकी लिस्ट देख लेना आप। ये मैं लिस्ट तो बहुत ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया आप, जैसे आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल, कैट, NGT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, एंड द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वेरियस कमीशंस कमेटी, सम रिटायर्ड जजेस टेक इवन आर्बिट्रेशन असाइनमेंट इन कंसल्टेंसी फॉर कॉर्पोरेट हाउसेज। ये लॉ कमीशंस की रिपोर्ट है, और वो खुद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज उसके बाद कहीं रीएम्प्लॉयमेंट काम नहीं कर सकता। लेकिन जजेस का ऐसा कहना है कि अगर वो कंसल्टेंसी पे हैं, कंसल्टेंसी इज नॉट ए जॉब। तो दोनों के अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं, आपका क्या ओपिनियन है मेरे को जरूर बताना। अब इसमें जो ये टेम्पटेशन तो होती है, अगर रिटायरमेंट के बाद अगर कोई ऑफर दिया जाता है तो समटाइम्स जजेज आर आल्सो टेम्पटेड, दे आर आल्सो कॉमन मैन। और वो जैसे भी मैंने नीचे लिखा, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी फातिमा बीबी, उन्होंने 97 में तमिलनाडु के गवर्नर भी बनाया गया था। तो आप देखिए, एक आउटलुक का एक ये आर्टिकल था, इसमें एक्स CGI जो गवर्नर, तो इसको प्लीज़ गो थ्रू इट। मैंने ये साइड में जो रेड में लिख रखा है CGI, इस पे यहाँ पे किस बेस पे एक्चुअली एक आदित्य C अग्रवाल थे, अग्रवाल चेयरमैन ऑफ AIBA, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, ये प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखते हैं, और उसमें बोलते हैं इट इज़ ए डेरोगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया P सदाशिवम, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। अब ये बन गए गवर्नर। गवर्नर क्या है कि गवर्नर इज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही इज सपोज टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अगर वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं और उस कैपेसिटी में उन्होंने प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई थी, तो ही इज डिमीन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ द गवर्नरशिप। तो यहां पे ऐसा बोलते हैं। अभी आउटलुक ने एक सर्वे करवाया, ये सर्वे बहुत कोई साइंटिफिक पोल तो नहीं है, रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन ऑफ ओनली दोज हु
only those users who have chosen to participate in। तो इसमें 77% लोगों ने कहा था कि नहीं 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 ये अच्छा नहीं किया, हम इसको अप्रूव नहीं करते एज ए गवर्नरशिप जो इन्होंने अडॉप्ट की अपॉइंटमेंट एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदाशिवम साहब को। तो ये परसेप्शन ऑफ कॉमन मैन है। इंडिया टुडे का एक ये आर्टिकल है, जस्टिस रंजन गोगोई एज राज्यसभा एमपी लॉ कमीशन रिपोर्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ रॉन्ग हियर। तो लॉ कमीशन की जो 14 रिपोर्ट 1958 की जो मैंने बताई थी उसके साथ इसको कंपेयर करके बताया गया है। और यहाँ पे बोलते भी हैं कि खैर ठीक है कोई बाहर तो नहीं है, लेकिन इट गिव्स द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सम ग्रेव डाउट्स इन द माइंड ऑफ द कॉमन मैन। तो आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द इट इज़ नाइदर रॉन्ग नॉर राइट, इट इज़ ओनली परसेप्शन ऑफ द कॉमन मैन। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। अब नेक्स्ट स्लाइड्स जो इसमें फिर यही इसकी रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, पैराग्राफ 29 का लॉ कमीशन का। इसमें देखिए ये क्या बोलते हैं, देयर कैन बी नो डाउट दैट इट इज़ क्लियरली अनडिजायरेबल दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड लुक फॉरवर्ड टू अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट। तो यानी वो इस रिपोर्ट में बात करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी। द गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट लिटिगेंट। देखिए गवर्नमेंट जो खुद है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं, वो सारे के सारे अगर हम जोड़ के देखें तो 70 से 80% जो केसेज में गवर्नमेंट ही कोर्ट केस में जाती है, दिस वे और दैट वे। तो यहाँ पे जब सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है और अगर उनके ऑफर आप एक्सेप्ट करते हो तो इट गिव्स सस्पिशंस, इट गिव्स वेरी वीक परसेप्शन। तो यहाँ पे ये बात करते हैं और ये बोलते भी हैं द जजेस विल नेवर अलाउ टू, लेकिन जजेस इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे होपफुली। और आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर इट, राइट। यहाँ पे ये बोलते हैं दिस प्रैक्टिस हैज ए टेंडेंसी टू अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड शुड बी डिसकंटिन्यूड। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, जजेस बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, लेकिन जो परसेप्शन उनके इंस्टीट्यूशन को वीक करता है तो उस चीज़ को उन्होंने ठुकरा देना चाहिए या इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। अब यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बताऊं कि इसमें सदाशिवम साहब की कि इन्होंने 2019 में चिदम्बरम साहब की, हाँ एक और केस का जिक्र आ जाता है अभी, जस्टिस सुनील गौड़ ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ये क्या करते हैं कि 20 अगस्त 2019 को चिदम्बरम साहब की जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ये अभी आईएनएक्स मीडिया साहब का भी पीछे अरेस्ट हुए थे, तो अभी उनको बेल मिल चुकी है और इनको विद इन 1 वीक ऑफ इज रिटायरमेंट। तो ये इनको क्या कर दी कि जो ट्रिब्यूनल था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस एक्ट के तहत चिदम्बरम साहब बुक हुए थे, उसी की जो पीएमएलए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके ये ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक परसेप्शन, एक मैसेज, इट मे बी बाई चांस बट इट गिव्स अ परसेप्शन इन द माइंड ऑफ मैन, कॉमन मैन, कि कहीं ये ही माइट बी रिवॉर्डेड ड्यू टू हिज डिसीजन विच अल्टीमेटली लेड टू द अरेस्ट ऑफ पी चिदम्बरम साहब। और उन्होंने कुछ और भी जो वीवीआईपी चॉपर स्कैम था और सोनिया और राहुल गांधी के केस में भी थे वो ये सारे में भी एक कम्युलेटिव इफेक्ट रहा हो ऐसा। अब यहाँ पे व्यूज़ ऑफ लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि ये भी जस्ट एक समरी टाइप ही है, आप प्लीज़ गो थ्रू इट। इसमें जो ये अभी मैंने बात बोली है इस मोस्टली मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सीजीआई थे अपने टीएस ठाकुर साहब, उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो राज्यसभा के इलेक्शन का ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया 2017 में। तो ऐसे भी जजेज हैं जिन्होंने रिजेक्ट भी किया है। और अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों चचेरे ममेरे हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है पहले, अब बीजेपी ने भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सी पार्टी इज स्टैंडिंग एट हायर पेडेस्टल, बोथ आर डूइंग इन देयर वे। हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात ये आई कि एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगा कि अरुण जेटली साहब ने 2012 में बोला था देयर आर 2 काइंड ऑफ जजेस। तो पहला सुनिए ध्यान से, किस तरह के, हु नोज द लॉ, जो लॉ की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। दूसरा क्या है, हु नोज द लॉ मिनिस्टर, जो लॉ मिनिस्टर को जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। और फिर ये बोला कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। तो ये बार बार मैसेज आ रहा है, एक अच्छी बात है, सजेशन आए हैं जो अपने हमारे नेशनल हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब बीजेपी गवर्नमेंट जो में है, उन्होंने बोला कि वी शुड हैव द 2 ईयर कूलिंग पीरियड जजेस के लिए,
बिफोर दे कुड टेक अप एनी न्यू पोजीशन। तो 2 साल का कूलिंग पीरियड रख दो, गैप रख दो कि अगर कोई जज सपोज मान लिया 2021 में रिटायर होता है तो 2023 तक कोई भी अपॉइंटमेंट ना ले पाए वो। और फॉर्मर जस्टिस जो CJRM लोधा साहब थे, तो उन्होंने तो एक बार प्राइम मिनिस्टर और जजेस की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बोला भी था कि सजेशन दिया था उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को कि 3 महीने पहले जजेस की रिटायरमेंट लॉ मिनिस्टर पूछ ले, उनकी कंसेंट ले ले कि क्या वो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहते हैं। तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहते हैं तो वो फिर क्या है कि उनकी रिटायरमेंट उनको उस पूल में डाल दिया जाए और वो रिस्पेक्टिवली वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाए। और जो नहीं चाहते हैं उनका एक अलग कैडर किया जाए, वो लिस्ट अलग बनाई जाए, और जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाई जाए, तो चीज़ें पहले काफ़ी क्लियर हो जाएँ। तो ये क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि लास्ट का 1 महीना रह जाता है, 2 महीने रह जाते हैं, लास्ट का 1 वीक रह जाता है, जैसे जस्टिस गौड़ का भी जिक्र आया, तो वहाँ पे काफ़ी टेबुलेशन, परमुटेशन, कम्बिनेशंस चलना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो उनके हिसाब से अच्छी इंटरप्रिटेशन रही हो, लेकिन एक परसेप्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसेप्शन दैट मैटर्स ए लॉट फॉर कॉमन मैन। तो आपके क्या व्यूज़ हैं NJC पे? कॉलेजियम में क्या बैलेंस चाहिए, 50-50 एग्जीक्यूटिव का कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए या जुडिशरी पास ही छोड़ना? क्योंकि पहले जैसे एग्जीक्यूटिव काफ़ी पावरफुल रहे, अब जुडिशरी बहुत पावरफुल हो चुकी है। क्या अगले 10 साल या 15 साल ऐसे चलता रहा तो कभी ऐसा ना हो कि जुडिशरी अनटचेबल हो जाए? और एक चेक एंड बैलेंसेज की जो थ्योरी है ये काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो चेक एंड बैलेंसेज आर रिक्वायर्ड। तो आपका क्या व्यूज़, प्लीज़ बताइए। योर व्यूज़ ऑन रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ CJ सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्या उनको लेकिन अगर आप देखिए पॉलिटिशियंस हैं वो सर्व करता है टिल 70 और मे बी अप टू 80। तो क्या एक जज के पास एक एनर्जी है, इज़ वेरी पॉजिटिव, और एंड ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन बैक, तो क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? तो ये भी अच्छी बात है। अगर वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें तो कोई किसी को इशू होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है नॉमिनेशन में, जहाँ तक मेरे को सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरे को ये लगा। प्रॉब्लम है गवर्नरशिप में देने में, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पर कोई चीज़ बड़े आसानी से दे दी जाती है ऑफ़र में, और इस तरीके से जो ऑफ़र मिलता है उससे एक टेम्पटेशन जाती है जो लोग अभी सर्विस में हैं कि अगर हम सरकार के फेवर के जजमेंट देते हैं तो वी मे बी अवॉर्डेड विद सम गुड पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट। तो विद दिस नोट आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन, एंड अगर आपको अच्छा लगा है ये तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये अभी बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। मैं मोस्टली होपफुली पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद में जो दूसरे लीगल इश्यूज़ हैं उस पर भी कवर करूंगा। और आप इस जो अभी कोविड-19 जो फैला हुआ है, प्लीज़ स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और कीप स्टडिंग। इस टाइम को भी आप सबसे अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, कॉलेज नहीं जाना है, कहीं इंस्टीट्यूशन नहीं जाना है, कहीं हॉस्टल से कॉलेज नहीं आना है, तो प्लीज़ यूज़ दिस टाइम इन ए पॉजिटिव सेंस। घर बैठिए, जम के पढ़िए आप। ओके, थैंक यू, जय हिंद।